क्या होता है टाइप एन एरर? आप लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। जब हम नल हाइपोथेसिस को रॉन्गली रिजेक्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इज टाइप एन एरर। इसको और क्या बोलते हैं? फॉल्स पॉजिटिव। दूसरा होता है आपका टाइप टू एरर। टाइप टू एरर मतलब क्या होता है? बताइए। सर अल्फा एरर भी बोलते हैं। अल्फा एरर इसको, कि बहुत सारे नाम सर अल्फा, इसको वन माइनस अल्फा, ऐसा। अल्फा यस एरर सर। कैसे? ठीक है, कहाँ पर पढ़ा है? पेपर वन में? हाँ सर। ठीक है, अल्फा एरर बोल सकते हैं। वो प्रोबेबिलिटी के आधार पर बोलते हैं। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी हम लोग यूज करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस लेवल, उसमें भी प्रोबेबिलिटी वो एरर ही होती है, तो वहाँ पर हम लोग अल्फा वन माइनस अल्फा लेते हैं। कहीं कहीं पर किसी बुक में अल्फा बीटा लिखा होता है, तो ऑन द बेसिस प्रोबेबिलिटी वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस इंटरवल में लेते हैं। टाइप टू एरर क्या है? इसको नेगेटिव बोलते हैं, या इसके अंदर जब नल हाइपोथेसिस दैट इज नॉट रिजेक्टेड इवन व्हेन इट इज प्रूवन इनवैलिड, उसको बोलते हैं टाइप टू एरर। जहाँ पर नल हाइपोथेसिस हैज टू बी रिजेक्टेड, लेकिन हम उसको रिजेक्ट नहीं करते, दैट इज कॉल्ड एज टाइप टू एरर। अल्फा बीटा नोट में भी हाँ हो सकता है कि कहीं पर अल्फा वन माइनस अल्फा लिखा होगा, कहीं पर अल्फा बीटा लिखा होगा, दैट इज सेम थिंग। बिकॉज प्रोबेबिलिटी हम आउट ऑफ वन निकालते हैं, तो अल्फा प्लस वन माइनस अल्फा करेंगे तो भी वो वन ही आएगा। ठीक है, वो वन प्लस बीटा करेंगे तो वो वन, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो वन है। सो ऑन द प्रोबेबिलिटी के आधार पर रहते हैं। तो टाइप टू रूल का मतलब होता है जहां पर हम नल हाइपोथेसिस जहां पर रिजेक्ट होना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइप टू रूल, हैज टू बी रिजेक्टेड, लेकिन हम रिजेक्ट नहीं करते, दैट इज कॉल्ड एज टाइप टू रूल। और गलती से हम रिजेक्ट कर देते हैं वो कहलाता है टाइप वन एरर। दोनों क्लियर है? ये अब टाइप वन मतलब जहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं, टाइप टू मतलब जहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो मैंने लिखा हुआ था रावण करके, शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए। ओके, क्लियर है सभी को? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन में अगर आपने मान लीजिए यूनिट 5 में पढ़ा होगा मैथ्स मैथड रिसर्च जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वो उसने इस प्रकार से बनाकर दिया है तो आप हो सकता है आप गलती करते हैं, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। पढ़िए क्या लिखा है क्वेश्चन में। हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स मैथड रिसर्च में आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, कन्वर्जेंट रिसर्च होती है, एम्बेडेड रिसर्च है, जिसको नेस्टेड बोलते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में बना करके दिया है, द प्रोसीजर्स आर दोज इन विच रिसर्चर सीक्स टू elaborate on or expand on the findings of one method with the another method। Okay? इसका मतलब क्या है, कौन सा प्रोसीजर है जो हम यूज करते हैं यहाँ पे रिसर्चर एलेबोरेट करता है या एक्सपेंड करता है फाइंडिंग्स, जहाँ पर हम एक मेथड और ये क्या एक से अधिक दो मेथड यूज करते हैं साथ साथ। बताइए। संजीव कुमार 90 का डी मतलब कंकरेंट मेथड, और सी आकांक्षा मिक्स मेथड रिसर्च। ओके,
और एनीबडी वांछिता बी। स्टैटिकल कंक्लूजन वैलिडिटी तो होगा नहीं, ये तो सबको क्लियर है। स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी अलग चीज है, मतलब ये तो बताता है कि जब भी मान लीजिए आप कोई भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, उसका जो कंक्लूजन आपने निकाला, तो वो स्टैटिकल एनालिसिस आपने किया, आपको कितना सही है कितना वैलिड है उसको दर्शाता है। सो दैट इज नॉट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ रिसर्च टाइप। ओके, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी। कितना वैलिड है आपका कंक्लूजन, जो फाइंडिंग निकल के आई है कितना अप्रोप्रिएट है, दैट इज वैलिडिटी। दूसरा ऑप्शन है इसमें सीक्वेंशियल मिक्स मेथड। व्हाट इज सीक्वेंशियल मिक्स मेथड? जहां पर हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड यूज करते हैं इन अ सीक्वेंशियल मैनर, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल मिक्स मेथड। सीक्वेंशियल मैनर का मतलब क्या हुआ कि आइदर हम क्वालिटेटिव पहले यूज करेंगे फिर क्वांटिटेटिव करेंगे, या फिर पहले हम क्वालिटेटिव करेंगे फिर क्वांटिटेटिव करेंगे। यही हुआ ना सीक्वेंस का मतलब। यस सर। ओके, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द प्रोसीजर आर दोज इन विच रिसर्चर सीक्स टू इलैबोरेट ऑन और द एक्सपेंड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ वन मेथड विद द अनदर मेथड। एक मेथड के साथ साथ दूसरा मेथड भी यूज कर रहे हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। समझ में आ रहा है? और सीक्वेंशियल मिक्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं, दो प्रकार का होता है जनरली, जिसको हम बोलते हैं एक एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन या रिसर्च, ये एक होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो मैंने बताया था कि जहां पर एक्सप्लोरेटरी में और एक्सप्लोरेटरी में क्या डिफरेंस है, बताइए। सर एक्सप्लेनेटरी में क्वांटिटेटिव रिसर्च को पहले देखते हैं और उसके बाद क्वालिटेटिव तो देखते हैं, और एक्सप्लोरेटरी में पहले क्वालिटेटिव तो देखते हैं फिर क्वांटिटेटिव को। क्योंकि इसमें जो है याद करने के लिए ट्रिक तो मैंने देखा था कि यहाँ पर जो है एक्सप्लोरेटरी में एन है, एक्सप्लोरेटरी में एल है, मतलब आपको पहले क्वालिटेटिव लेना फिर क्वांटिटेटिव लेना है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में। और इसमें पहले आपको क्वांटिटेटिव फिर क्वालिटेटिव, क्योंकि इसमें एन है एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, क्लियर है, ये तो क्लियर हो गया होगा। तो हम दोनों इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, एक्सप्लोरेटरी यूज कर सकते हैं एक्सप्लोरेटरी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि एक मेथड यूज करना है साथ साथ दूसरा मेथड यूज करना है। ठीक है, तो आपका कहलाएगा सीक्वेंशियल मिक्स मेथड। तीसरा है मिक्स मेथड नोटेशन। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, नोटेशन का मतलब कुछ नहीं, नोटेशन मतलब होता है कि काइंड ऑफ किसी किसी चीज से आप दर्शा रहे हैं कि ये मिक्स मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो कोई सिंबल है या सिंपल किसी किसी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हियर वी आर यूजिंग एंड वी आर इंटीग्रेटिंग द मिक्स मेथड। यहाँ पर क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड आप यूज करने वाले हैं रिसर्च डिजाइन के अंदर, दैट इज कॉल्ड नोटेशन। ओके, ये कोई अलग से मेथड नहीं है। नेक्स्ट है कंकरेंट मिक्स मेथड। कंकरेंट मिक्स मेथड का मतलब क्या होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज दी कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन या मेथड। कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन में क्या था, बताइए। जहां पर मैंने बताया था कि जहां पर दोनों मेथड यूज करते हैं पैरेलली साइमल्टेनियसली, दोनों पैरेलल बिल्कुल, क्वालिटेटिव भी साथ में क्वांटिटेटिव भी, दोनों हम साथ साथ यूज करेंगे। दोनों से डेटा कलेक्ट करेंगे, दोनों को जो है डेटा को कंपेयर करेंगे या रिलेट करेंगे, फिर उसके आधार पर फाइंडिंग निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड इज कंकरेंट मिक्स मेथड। जहां पर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं एक ही टाइम पर, एनालाइज करते हैं अलग अलग, उसके बाद फिर ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग्स जो भी है एनालिसिस के बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं, जनरलाइज कर देते हैं, दैट इज कन्वर्जेंट पैरेलल मेथड। तो चारों मेथड क्लियर है। पहला एक्सप्लोरेटरी, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया है, जहां पर पहले हम क्वांटिटेटिव डेटा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एन है, याद करने के लिए। दूसरा है एक्सप्लोरेटरी, जहां पर एल है, तो याद करने के लिए हो गया कि पहले हम क्वालिटेटिव डेटा ले रहे हैं। ठीक है, तीसरा हो गया आपका कन्वर्जेंट पैरेलल रिसर्च डिजाइन, जिसको हम बोल सकते हैं ये आपका कंकरेंट मिक्स हो गया। एक हो गया आपका, एक होता है इसमें इम्बेडेड। इम्बेडेड इम्बेडेड डिजाइन के, इसका मतलब होता है कि जहां पर पूरी स्टडी आपकी कोई एक प्रकार की होती है, जैसे मान लीजिए 90% स्टडी आपने की है क्वालिटेटिव,
10% आप इसमें क्वांटिटेटिव डेटा ले लेंगे, ठीक है, या फिर 10% मान लीजिए आपका 90% स्टडी आपका है क्वांटिटेटिव, 10% आप डेटा लेंगे क्वालिटेटिव। बेसिकली एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए होलिस्टिक तरीके से किसी फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग दूसरा मतलब मिक्स मेथड यूज कर लेते हैं। क्लियर है चारों मेथड? हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेथड दैट आर यूज्ड टू असर्टेन वेदर टू वेरिएबल आर कोरिलेटेड और नॉट। पढ़िए आप लोग। स्कैटर डायग्राम मेथड, ग्राफिक मेथड, रैंक मेथड, पार्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन, कंकरेंट डेविएशन मेथड। क्या आंसर होगा? Following method are used to ascertain whether two variable are related or not। दो वेरिएबल हैं वो आपस में रिलेटेड है कि नहीं है, वहां पर हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, ये पूछा जा रहा है कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो स्कैटर डायग्राम तो इजी होता है, पता ही होगा आपको। एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पे जो है मान लीजिए ये किसी प्रकार का भी लाइन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये कर्व लाइन हो सकता है या फिर सिंपल लाइन हो सकता है, तो जो ड्रॉप होते हैं मैं देखा होगा पॉइंट, तो वो आपका कहलाता है स्कैटर डायग्राम मेथड। तो वहाँ से भी हम देख सकते हैं कि दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई एक्सिस पे, उनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, दैट कैन इजीली फाइंड आउट थ्रू द स्कैटर डायग्राम मेथड। एक तो हो गया। दूसरा है ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के माध्यम से उससे भी हम चेक कर लेते हैं कि दो वेरिएबल में रिश्ता किस प्रकार का है, कैसा रिलेशन है, क्या एसोसिएट है या नहीं है। तीसरा रैंक मेथड। रैंक मेथड क्या होता है बताइए? स्पीयरमैन कोरिलेशन। स्टेबल कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसको रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, जहां पर डेटा जो है किस प्रकार का होता है। जहाँ पर रैंक दी रहती है, जहाँ पर हमारे पास रैंक के फॉर्म में डेटा होता है, ठीक है? उसको जैसे मान लीजिए आपके डेटा के फॉर्म मतलब स्कोर के फॉर्म में डेटा नहीं है आपके पास, आपको वहाँ पर रैंक दी गई है। जैसे कि मान लीजिए किसी एग्जाम के अंदर जो है स्टूडेंट है उनके डिफरेंट रैंक आई है, मान लीजिए किसी स्पोर्ट्स के अंदर जो है जूरी ने या जज ने जो है डिफरेंट रैंक दी है, 10 लोग हैं उनको अलग अलग रैंक दी है, किसी की 5 किसी 7 इस प्रकार से। एक दूसरी मान लीजिए ग्रुप है, इस प्रकार से दूसरा जज है, ये जज फर्स्ट है, ये जज सेकंड है, इसने 10 स्टूडेंट को डिफरेंट रैंक दी है, किसी को 5 किसी को 7। तो जहाँ पर रैंक दी होती है वहां पर हम लोग स्पेयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल किसी माध्यम से निकालते हैं रिलेशन, ठीक है, क्वालिटेटिव बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं दो क्या बोल रहे हैं वेरिएबल के बीच में रिलेशन, दैट इज रैंक मेथड। कार्ल पर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन क्या होता है? प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। हाँ, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड बोलते हैं या पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन मेथड बोलते हैं। ओके, जहाँ पर वैल्यू दी रहती है तो वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हैं, जहाँ पर मीन निकाल कर फॉर्मूला आपने याद होगा, लिख देता हूँ यहाँ पर। x1 is x bar, y1 is y bar, divided by into root x1 is x bar स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस y। मतलब थोड़ा याद करना, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन पता रहना चाहिए। यहाँ पर पहले मीन निकालते हैं, फिर वाई की मीन निकालेंगे, एक्स का मीन निकालेंगे, फिर वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट किस प्रकार का है। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव वैल्यू आई है या नेगेटिव वैल्यू आई है, ठीक है, या मान लीजिए कोई जीरो वैल्यू है। जीरो वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कोई रिलेशन नहीं है, है? दो वेरिएबल आपस में रिलेटेड नहीं है। अगर नेगेटिव वैल्यू आई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बताइए? कि मतलब एक एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब क्या होता है? एक जब वेरिएबल में दोनों बढ़ रहे हैं। वेरिएबल में जितना बदलाव आएगा पड़ेगा उस हिसाब से पॉजिटिवली दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है। सो उससे भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोरिलेशन कितना है डिफरेंट वेरिएबल के बीच में।
नेक्स्ट इसमें कंकरेंट डेविएशन मेथड। कंकरेंट डेविएशन मेथड कैसा होता है? बताओ। यहाँ पर हमारा फोकस मैग्नीट्यूड पे नहीं होता है, क्वांटिटी पे नहीं होता है, यहाँ पर केवल हमारा डायरेक्शन पे होता है कि किस प्रकार से डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसके आधार पर हम रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो अभी हम लोगों ने कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट या रैंक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये रैंक थी ना, रैंक निकालते हैं, फिर वैल्यू निकालते हैं, फिर वैल्यू पुट करके फार्मूला लगा करके निकाल लेते हैं। लेकिन जो कंकरेंट डेविएशन मेथड होता है सिंपल, उसमें हम केवल ये देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे, ओके, डायरेक्शन चेक करते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि एक्स एंड वाई, ये जो दो जज हैं इनके द्वारा मार्क्स दिए गए आउट ऑफ 100, कुछ भी दे दिए गए, ठीक है, 20, 21, 20, 40, ऐसा कुछ दिया है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया है। तो यहाँ पर पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 12, 10, 80। यहाँ पर हम ये देखते हैं डेविएशन कितना है, साइन का डेविएशन। ओके, जैसे मान लीजिए 18 जो है और 19 में बड़ा कौन है, ठीक है, 19 बड़ा है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, 19, 20 में 20 पॉजिटिव है, ये 12 छोटा है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, 3 पॉजिटिव है प्लस का साइन आएगा, इसमें प्लस का साइन आएगा। फिर ऐसे करके वाई की वैल्यू निकालेंगे, मतलब वाई यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर केवल हम जो साइन होते हैं उन्हीं को हम फोकस करते हैं, बेसिकली जो डायरेक्शन होती है उसको हम देखना चाहते हैं, तो केवल साइन को चेक करते हैं, नंबर ऑफ साइन कितने हो रहे हैं। इसी प्रणाली वाई का आपने निकाला पॉजिटिव ऐसे कुछ करके आगे, फिर आपको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है, एक्स एंड वाई का। तो जो साइन है उनको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो पॉजिटिव 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 होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और प्लस माइनस माइनस रहेगा, माइनस प्लस माइनस रहेगा। इस प्रकार से ये तो पता होगा कैसे रहता है ना। फिर आपको काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ साइन कितने हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके आप वैल्यू निकालते हैं आर की, जैसे कि आर की हम लोगों ने रैंक मेथड में या पर्सन कोफिशिएंट में आर की वैल्यू निकाली थी, उससे देखा था कि जो दो वेरिएबल है उसमें किस प्रकार का रिलेशन है। इसमें आप केवल साइन के आधार पर देखते हैं कि रिलेशन किस प्रकार का है। ओके, डायरेक्शन आपको देखना है तो इसमें साइन के आधार पर चेक कर लेते हैं कि ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशन के बीच में है कि नहीं। समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, बेसिक पता रहना चाहिए बस आपको कि कंकरेंट डेविएशन मेथड कैसा होता है, कैसे निकालते हैं। इसमें वैल्यू नहीं निकाली जाती है, मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, यहाँ पर साइन का इंपॉर्टेंस होता है कि जो दो वैल्यू है उनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन हो रहा है, साइन के आधार पर बड़ा छोटा है तो उसके आधार पर हम देख सकते हैं। फिर आपको मल्टी प्रोडक्ट निकालना है, एक्शन बाई मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिक मैथ है कि माइनस माइनस, मान लीजिए -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पॉजिटिव हो जाता है 25। तो वही बेसिक मैथ यहाँ पे लगाना है, और काउंट कर लेना नंबर ऑफ कितने साइन हो रहे हैं। फिर फार्मूला है, फार्मूला वैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उससे भी निकाल के लगा सकते हैं। और प्लस माइनस रूट प्लस माइनस सी माइनस एन डिवाइड बाई, सी मतलब जितने नंबर ऑफ साइन जो है आपको काउंट करना है, और एन का मतलब नंबर ऑफ वैल्यू ये है, जैसे 10 है 10 लिख देना है। सॉल्व नहीं करना है, बस आपको बताने के लिए। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बोलिए। यस सर। सर। सभी को क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन पढ़िए, ये वाले क्वेश्चन पढ़िए, आंसर कीजिए। Arrange the following on the basis of the shifting focus of social work intervention। आपको बताना है कि किस प्रकार से सोशल वर्क इंटरवेंशन इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या क्या चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दिख रहे हैं सोसाइटल लेवल पर या सोशल इश्यू को लेकर के, तो जो यहाँ पर चार दिए गए हैं। एक इंडिविजुअल पैथोलॉजी, empowerment एंड लिबरेशन, सोसाइटी एज अ बिनाइन एंड स्ट्रक्चरल कॉजेशन।
देखिए एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन तो लास्ट में आएगा, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। प्रेजेंट टाइम में जो हम देख रहे हैं सोशल वर्क इंटरवेंशन जो होता है उसका जो मेन फोकस होता है वो होता है एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन, कि कैसे हम लोगों को इंडिविजुअली इंपावर करें कम्युनिटी में, ताकि वो अपना कंट्रोल खुद ले पाए या अपनी लाइफ को लेकर के या जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो कैसे उसको ठीक करें खुद। तो यहाँ पर हमारा फोकस होता है पर्सन की सेल्फ डिटर्मिनेशन पर, उसको बताना, एडवोकेट करना, हेल्प करना, मदद करना, एम्पावर करना, उसको लिबरेट करना। लिबरेट मतलब होता है कि समस्याओं से लिबरेट करना, गरीबी से, प्रॉब्लम से, दैट इज लिबरेशन। सो ऑप्शन नंबर भी तो लास्ट में आएगा, तो बी जहाँ पर है देखो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है। ऐसे करके आप आंसर जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल पोजीशन कब आया, सही क्रम नहीं पता है, तो इंडिविजुअल पैथोलॉजी पता है शुरुआत में, मतलब शुरुआती का मतलब हुआ कि स्टार्टिंग में हमारा फोकस जो होता था इंटरवेंशन इंडिविजुअल लेवल पे होता था, कि इंडिविजुअल की प्रॉब्लम क्या है, क्या कॉज है, प्राइमरी कंसर्न क्या है, क्या सोशल प्रॉब्लम है, उसको फोकस करते थे। ठीक है, तो ये तो स्टार्टिंग में आता था वैसे भी, और ये आपका लास्ट में आना है। ओके, तो किस प्रकार से सोशल वर्क इवॉल्व हुआ है हम लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ा था। तो देखो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग दिया है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो समझ पाएंगे कि इंपावरमेंट एंड लिबरेशन जो है स्टेज लास्ट वाली स्टेज, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो है वो तरीका जो है सोशल इंटरवेंशन का वो इंपावरमेंट करने का होता है। तो बी लास्ट में आएगा, तो आप ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद वैसे आप ऑप्शन को देखेंगे तो पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, सोसाइटी एज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे कि पहला होता है हमारा फोकस इंडिविजुअल पर, फिर हमारा फोकस होता है सिस्टम थ्योरी जो आपने पढ़ी होगी, मतलब पढ़ी है, तो उसमें हमने बताया कि किस प्रकार से जो जनरल सिस्टम थ्योरी बताती है कि इंडिविजुअल और उसके सराउंडिंग उसकी फैमिली वो भी कहीं ना कहीं उनका इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनका एनवायरमेंट जो आसपास का होता है वो भी एक कहीं उस पर हमारा फोकस होता है सोशल वर्क इंटरवेंशन। तो सोशल वर्क इंटरवेंशन पहला बात करता है इंडिविजुअल की, फिर जो धीरे धीरे करके शिफ्ट आता है कि उसके आसपास के एनवायरमेंट, उसकी फैमिली, उस पर भी फोकस करना होता है। फिर आएगा आपका स्ट्रक्चरल पोजीशन, जैसे कि रेडिकल सोशल वर्क हम लोगों ने पढ़ा कि सोसाइटी के अंदर लोगों की जो प्रॉब्लम्स है क्या कारण है, स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटी क्या है, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, या लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं रिसोर्सेज को, तो अपन हम रेडिकल सोशल वर्क पढ़ते हैं। तो वो फिर उसके बाद में आया स्ट्रक्चरल पोजीशन में आ जाएगा। लास्ट में अभी प्रेजेंट टाइम में दैट इज एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन, तो सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है सभी को? जी सर। यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। अकॉर्डिंग टू मेंटल Healthcare Act 2017, which of the following is not true for the treatment of mental illness? इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, मान लीजिए आपको नहीं पता फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के क्या क्या प्रोविजन है, तो ऑप्शन आपको पढ़ना है, ऑप्शन आपको बता देंगे क्या आंसर हो सकता है क्या नहीं। जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इंश्योर गवर्नमेंट फंडेड मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन एवरी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ये तो हम लोगों को पता ही है कि ऐसा नहीं है, हर एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कहाँ सर्विसेज दी जाती है ना? तो ये तो आपका गलत हो ही जाएगा। अब चूंकि चार ही ऑप्शन है, एक ही गलत देखना है, गलत आपका यही है, तो आंसर वैसे मार्क कर सकते हैं। ये आपका एलिमिनेशन मेथड हो गया। ठीक है, वैसे आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो जैसे लिखा है पहला, लॉन्ग टर्म केयर इन मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट शैल बी यूज एज अ लास्ट रिसोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जैसे जो बाकी के जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं वो अगर अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो है मेंटल हेल्थ एक्ट के माध्यम से, या जो इसमें जो प्रोविजन है लॉन्ग टर्म केयर इन द मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट शैल बी यूज इन द लास्ट, मतलब सबसे लास्ट में यूज होगा। लॉन्ग टर्म केयर जो है मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से दैट शुड बी ओनली अवेलेबल, ओनली कंसीडर जब बाकी के जो है ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट, केयर इन द मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट फॉर एन शॉर्ट ड्यूरेशन एज पॉसिबल। कम समय के लिए या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा केयर इन द मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट। तीसरा, फोकस एंड एम्फेसिस ऑन द कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बेसिकली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो चलाया गया था 1966 में, उसी को आगे बढ़ाते बोले तो मतलब कम्युनिटी लेवल पर मेंटल हेल्थ सर्विसेज को इंश्योर करना, जो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल होता है ना, पीएचसी, उसके माध्यम से
मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, फोकस एंड एम्फेसिस ऑन द कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, कम्युनिटी लेवल पे कैसे उसको हम जोड़ सकते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ सर्विस को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, दैट कैन बी द पार्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। तो ये तीन आपके सही है, बाकी ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा क्योंकि आपको पैसे भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। कैन वी कंटिन्यू दिस क्लास अगेन लाइक थर्ड क्लास? Group dynamics can be understood in following domain: communication process, interpersonal attraction, social integration, power and control. What is the meaning of group dynamics? We have discussed many times in class. Anybody? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। देखिए, ग्रुप डायनामिक्स का मतलब होता है कि जैसे ग्रुप के अंदर एक फॉर एग्जांपल एक ग्रुप बनाया गया सोशल वर्कर के द्वारा, और उसमें ग्रुप डायनामिक्स का मतलब होता है कि ग्रुप के अंदर जो लोग हैं उनके बीच में किस प्रकार का जो है इंटरेक्शन है, उसको ग्रुप डायनामिक्स बोलते हैं। कितना गतिशीलता है ग्रुप के अंदर, कितना इंटरेक्शन हो रहा है आपस में, उनके बीच में क्लोजनेस कितनी है, बॉन्डिंग कैसी है, ओके, किस प्रकार का पर्सनालिटी है आपस में, लोगों का डिसलाइक लाइक कैसा है आपस में, ओके, उसको बोलते हैं ग्रुप डायनेमिक्स। इंटरेक्शन कितना है उनके बीच में, कम्युनिकेशन कितना हो पा रहा है उनके बीच में, वो दिखाता है ग्रुप डायनेमिक्स। दो लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट नहीं, कंफ्लिक्ट भी होगा, देखिए कंफ्लिक्ट आल्सो पार्ट ऑफ दैट ग्रुप डायनेमिक्स। ओके, तो वो भी हो सकता है, कम्युनिकेशन ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, ओके, उनके बीच में कनेक्शन बेहतर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकती है, तो वो सभी चीज़ें दिखाती हैं ग्रुप डायनेमिक्स। गतिशीलता, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है, वो दिखाएगा ग्रुप डायनेमिक्स। कम्युनिकेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप मेंबर कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, ओके, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द ग्रुप डायनेमिक्स। एंड इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, कि ग्रुप मेंबर आपस में एक दूसरे के प्रति कैसा फील कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, लाइक डिसलाइक, किस प्रकार से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से इंटरेस्ट करने के लिए या अट्रैक्ट होने के लिए, दैट इज दैट विल बी आल्सो राइट। तीसरा है सोशल इंटरेक्शन, सॉरी इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है कि ग्रुप के अंदर लोग कैसे इंटीग्रेट हैं आपस में, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं सब सब लोग मिल करके ग्रुप के लिए, ग्रुप के गोल के लिए, दैट इज सोशल इंटीग्रेशन। पावर एंड कंट्रोल, ग्रुप के अंदर पावर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है, कौन ज्यादा इन्फ्लुएंस रख रहा है ग्रुप के अंदर, ओके, इन्फ्लुएंस किसका किस पे है एक दूसरे के प्रति, वो सभी चीजें दिखाती हैं पावर एंड कंट्रोल। ओके, दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए, दैट इज पावर एंड कंट्रोल। तो ये सभी चीजें हैं जहाँ पर गतिशीलता है, जहाँ पर बदलाव है, कम्युनिकेशन है ग्रुप के अंदर, इंटरेक्शन है, वो सभी की सभी पार्ट कर लेंगे ग्रुप डायनेमिक्स। ओके, तो पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, करेक्ट सीक्वेंशियल फेज इन द जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस सही फेज, सही क्रम में बताना है आपको। जैसे मान लीजिए किसी ग्रुप के, किसी एनजीओ के अंदर जो है सोशल वर्कर है और उनका प्रमोशन करना है, तो प्रमोशन करने के लिए पहले देखते हैं ना कि कौन कौन एलिजिबल है प्रमोशन के लिए, या बाकी की चीज़ें देखी जाती हैं, सबका जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत सारी चीज़ें। ये, हाँ, तो वो सभी चीज़ें देखने के लिए मान लीजिए हमको अगर देखना है तो हम जॉब एनालिसिस कैसे करें। लास्ट वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला वाला, इसमें सी ही है, डी नहीं है, डी होगा ना।
ओके, ये वाले ऑप्शन में 3 ही ऑप्शन है, ठीक है। ओके, ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए, थोड़ा लेंदी है और समझना होगा आपको इसको, क्या क्वेश्चन में पूछा जाता है। वंशिता सी, संजीव बी, बी और सी। अच्छा, देखो अगर हम इसको बी ऑप्शन लेके चलेंगे, मतलब बी पहले आएगा, तो सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स टू बी एनालाइज, तो उससे पहले हमको ये देखना होगा ना, जॉब एनालिसिस कर रहे हैं तो पहले जॉब एनालिसिस के रिगार्डिंग हमको एक प्रोग्राम तैयार करना पड़ेगा ना, तभी तो हम सिलेक्ट कर पाएंगे सैंपल। मान लीजिए जैसे कि किसी एनजीओ के अंदर लोगों को प्रमोशन देना है, सोशल वर्कर को, तो पहले हम कुछ लोग सिलेक्ट करेंगे उसमें से, जो लोगों को प्रमोशन देना है उनका हम जॉब एनालिसिस करेंगे, है ना, सिलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस। जैसे मान लीजिए 3 डिपार्टमेंट है उनके अंदर, एक हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, और कोई एक है मान लीजिए, तो उनमें से कुछ कुछ लोग ले लेंगे हम, कुछ लोग 10 लोग यहाँ से 10 लोग, तो वो हमारे कहलाएंगे सैंपल, सैंपल रिप्रेजेंटेटिव, इनको हमें एनालाइज करना है। तो बी पहले नहीं आएगा, पहले ए आएगा, प्रिपरेशन फॉर जॉब एनालिसिस प्रोग्राम। ये इनिशियल फेज होता है जहाँ पर हम तैयारी करते हैं, जॉब एनालिसिस हमको कंडक्ट करना है, कौन सी मेथोलॉजी यूज करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो सब चीज़ें डिफाइन करेंगे, पहले से एनालाइज करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, तो पहले हमारा आएगा ए, ठीक है, पहले हमारा आएगा ए, फिर आएगा बी। अब कौन सा ऑप्शन आएगा? डेटा कलेक्शन करेंगे, ई वाला। कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा, बिल्कुल ठीक है। जॉब एनालिसिस डेटा मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि जैसे मान लीजिए हमने जो सैंपल लिए हैं, डेटा कलेक्शन इंटरव्यू के माध्यम से हो सकता है या कई प्रकार से हो सकता है, तो डेटा कलेक्ट किया जाएगा। कुछ सैंपल हमने ले लिया है एज ए सोशल वर्कर डिफरेंट डिपार्टमेंट से, ठीक है। अब जो है डिफरेंट एक्टिविटी जो कर रहे हैं, या उनके पास जो नॉलेज है, जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, क्या क्या वो चैलेंज फेस कर रहे हैं, उन सब चीज़ के बारे में जानेंगे। वो जॉब एनालिसिस डेटा हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व करके डिफरेंट एक्टिविटी जो भी परफॉर्म की जा रही है उनके द्वारा, दैट इज पार्ट ऑफ द जॉब एनालिसिस डेटा, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, ओके, उसके आधार पर आप जो है जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे, डेवलप करेंगे, जिसके बारे में, जिसमें डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है, जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन, ड्यूटीज होगी, वर्किंग कंडीशन क्या होगी, स्ट्रेस पर जॉब की, उसके बाद उसको डेवलप करेंगे, आप उसको आउटलाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा जो आपने कलेक्ट किया हुआ है, क्या क्या स्किल चाहिए, क्या क्या नॉलेज चाहिए पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है, क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सब चीज़ें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट आएगा आपका प्रेपरेशन ऑफ जॉब एंड एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन। एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है? जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब देखो यहाँ पे लिखा है जॉब एंड एम्प्लॉय। जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब होता है जॉब के बारे में, क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन मतलब होता है कि एम्प्लॉय जो पर्सन है उसके पास क्या क्या स्किल्स है, क्या अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, ऐसी भी चीज़ें, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द जॉब, सॉरी एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन। तो लास्ट में आएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है? ठीक है। सोशल, जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया था कि हमको सोशल वर्कर को प्रमोशन देना है, तो सोशल वर्कर उस पोजीशन के लिए क्या क्या जॉब स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए उसको हम डेवलप करेंगे, जो कि लास्ट वाले ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। क्या क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है, कितना उसको एक्सपीरियंस है, क्या वो क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा उसके लिए, क्या क्या उसके पास नॉलेज है उस पोजीशन के लिए, ठीक है, वो सभी चीज़ें आपकी आएंगी जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो
पर्सन की जो पर्सनालिटी है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसके पास एबिलिटी है काम करने की, वर्क करने की, उस पोजीशन पहुंचने के बाद वो आएगा आपका एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन के अंदर। समझ में आ रहा है? बोलिए, सभी को क्लियर है? डाउट तो नहीं है? यस सर। ये तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नहीं, सॉरी, कौन सा होगा? डी भी तो है, ठीक तो है। हो गया, नेक्स्ट हो गया। ए, बी, ई, सी और डी। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। पढ़िए। आप लोग कंटिन्यू कर पाएंगे कि इस क्लास के बाद भी? अगर मैं क्लास एक क्लास और ले लेता हूँ तो क्या आप लोग क्लास में रहेंगे कि कल करें? कोई कुछ बोल नहीं रहा है? कल? अच्छा, कल मॉर्निंग में। कल मॉर्निंग में देखो कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में बोल पाएगा शायद। मॉर्निंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है सुबह सर जाना। मॉर्निंग में मत रखिएगा प्लीज। मॉर्निंग में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, फिर मॉर्निंग में ऐसा है कि मान यस लीजिए सर, कभी क्लास इवनिंग। कभी क्लास हुआ नहीं है तो चलो एक बार कर सकते हैं, क्योंकि everybody can understand it's very difficult to wake up early in the morning। ठीक है, हाँ, कल कर लेंगे इवनिंग में, और कल नहीं होगा तो परसों। एक्चुअली मैंने कुछ क्वेश्चन अलग से डाले हुए थे जो कि इसके रिगार्डिंग थे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था। तो जो ले ऑफ का क्वेश्चन किसी ने शेयर किया था, तो उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मुझे मिल गए, तो मैंने उनको ऐड कर लिए है ताकि उनको भी डिस्कस कर पाएंगे। क्या आंसर होगा इसका? बताइए, इसका आंसर बताइए। देखो, पहला लिखा है कि लार्जर द सैंपल द मोर कॉन्फिडेंट वी कैन हैव इन दी सैम्पलिंग रिप्रेजेंटेटिव। तो ये बात सही है, ज्यादा जितना ज्यादा सैंपल होगा उतना तरीके से हम ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। जैसे मान लीजिए एक पैकेट के अंदर 1000 बॉल है, ठीक है, इसमें से आपने 500 निकाल लिए, तो ये सैंपल का फॉर्म। तो जितने ज्यादा हम सैंपल ले लेंगे, जितना बड़ा सैंपल होगा तो वो ज्यादा रिप्रेजेंट कर पाएगा सही से ना। तो पहला सही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा सही नहीं है। मतलब पहला वाला तो ऑप्शन में आना नहीं चाहिए, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया। आपके पास दो ऑप्शन बचे, इसमें बी कॉमन है, मतलब बी तो सही होगा ही होगा, और सी और डी में देखना है कौन सा सही हो सकता है। देखो, इसमें लिखा है कि डी में एन इंक्लूसिव सैम्पलिंग फ्रेम में स्टिल यील्ड सिस्टमैटिक बायस इफ